गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 5वें व्याख्यान में फर्म के समापन के बारे में पढ़ रहे थे और फर्म के समापन के बारे में जो गार्डनर बनाम मर्फी नियम के जो क्वेश्चन किए थे उसी श्रृंखला में अपन और आगे बढ़ेंगे और आज हम ये देखेंगे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं पेज नंबर 169 पर, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, साझेदार दिए हुए हैं, 3 साझेदार हैं और उसमें से एक साझेदार दिवालिया हुआ है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है, फर्म का समापन हुआ है, साझेदार दिवालिया हुआ है, साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदार कर रहे हैं। आप क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट दी हुई है और आप देखिए दीपक, कपिल और भरत 3 साझेदार हैं और उनका 3:2:1 में लाभांश अनुपात दिया हुआ है। 3:2:1 लाभांश अनुपात दे रखा है। बैलेंस शीट हमको दे रखी है और बैलेंस शीट जो दे रखी है उसके आधार पर हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे, वसूली खाता तैयार करेंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले संपत्तियों को ट्रांसफर किया। आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में संपत्तियां दी हुई है। पेज नंबर 169 पर क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं आपसे, और पेज नंबर 169 पर जो आपकी बैलेंस शीट दी हुई है उसमें संपत्तियां दी हुई हैं और संपत्तियां जो दी हुई है सबसे पहले आपको कैश दिया हुआ है। कैश को हम नहीं लेंगे क्योंकि कैश खाता अलग से बनाया जाएगा। इसके बाद में जो संपत्तियां दी हुई हैं उन संपत्तियों को हम ट्रांसफर करेंगे। संपत्तियां दी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स, संपत्तियों का डेबिट शेष होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्तियां ट्रांसफर की जाएंगी। तो आप देखिए डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स जो दिए हुए हैं 1,20,000 रुपए, तो टू डेटर्स अकाउंट 1,20,000, टू डेटर्स अकाउंट 1,20,000। डेटर्स के बाद में आपको स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 1,80,000 रुपए दे रखे हैं। टू स्टॉक अकाउंट 1,80,000। बिल्डिंग दी हुई है, टू बिल्डिंग अकाउंट 3,84,000। संपत्तियां ट्रांसफर की हमने, डेटर्स, स्टॉक और बिल्डिंग। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स एंट्री बनती है, संपत्तियों का हमेशा डेबिट शेष होता है, ट्रांसफर करने के लिए आप क्रेडिट करें। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू डेटर्स, टू स्टॉक और टू बिल्डिंग अकाउंट। कैश को छोड़ा हमने, कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट बनाने में काम आएगा। इसके अलावा साझेदार का पूंजी खाते का शेष दिया हुआ है, भरत का पूंजी खाते का शेष आपको दिया हुआ है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें भरत का पूंजी खाते का शेष दिखाया है। तो 3 संपत्तियां ट्रांसफर की गई। इसी प्रकार हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको दायित्व दे रखे हैं और दायित्वों में आप देखेंगे क्रेडिटर्स और बीपी दे रखा है। क्रेडिटर्स 1,40,000 रुपए दिए हुए हैं और बीपी 1,00,000 रुपए दे रखा है। दायित्वों का सीआर शेष होता है, डेबिट करेंगे। तो बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 1,40,000 और बाई बीपी अकाउंट
1 लाख। बाई क्रेडिटर्स और बाई बीपी 1,40,000 और 1 लाख रुपए। इसके अलावा आप देखेंगे दायित्वों को ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर्स और बीपी, क्रेडिटर्स डीआर, बीपी अकाउंट डीआर टू रिलेशन में बाय क्रेडिटर्स और बाय बीपी आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में संपत्तियों की वसूली की जा रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्म का समापन हो रहा है और फर्म का समापन जो हो रहा है उसमें आप देखेंगे फर्म के समापन में संपत्तियों की वसूली की जा रही है। संपत्तियां नकद में बेची जा सकती हैं अथवा संपत्तियां किसी साझेदार के द्वारा भी ली जा सकती हैं। आप देखेंगे जो संपत्तियां हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भवन और स्टॉक 5,28,000 रुपए में बेचे गए हैं। इसके अलावा देनदारों में से 3,000 रुपए डूब गए। संपत्तियां बेची गई, बेचने से कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, तो रिलेशन अकाउंट में बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट में बाई कैश अकाउंट जो हम दिखाएंगे उसमें बिल्डिंग एंड स्टॉक 5,28,000, बिल्डिंग एंड स्टॉक 5,28,000। देनदार के लिए लिखा है हमको कि देनदार का जो पुस्तक मूल्य था वो 1,20,000 रुपए था, लेकिन आपको दिया हुआ है कि 1,20,000 रुपए के जो देनदार थे उसमें से 3,000 रुपए के देनदार डूब गए। इसका मतलब देनदारों से 1,17,000 रुपए की ही प्राप्ति हो रही है। 1,20,000 के देनदार थे लेकिन उसमें से 3,000 के डेटर्स डूब गए। इसका मतलब देनदारों से 1,17,000 रुपए की वसूली हो रही है। तो 6,45,000 संपत्तियों से वसूली आपके हो रही है। कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, रिलेशन अकाउंट में बाई कैश बिल्डिंग एंड स्टॉक से मिलाकर के हमको 5,28,000 रुपए वसूल हुए हैं। देनदारों से हमको 1,17,000 रुपए वसूल हुए। कुल मिलाकर के 6,45,000 रुपए आपके वसूल हुए हैं, उसको हमने लिखा दिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि संपत्तियों के वसूली के बाद में आपको दायित्वों के लिए लिखा हुआ है कि दायित्वों का जो भुगतान है वो आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स और बीपी। आप देखें लेनदारों का जो दिया हुआ है, लेनदारों का भुगतान किया गया है तो रिलेशन अकाउंट में टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स और बीपी। दायित्वों का भुगतान किया गया और भुगतान किया गया इसका मतलब कैश गया है हमारे पास से। रिलेशन अकाउंट डीआर टू कैश, तो डेबिट में हम टू कैश लिखेंगे और टू कैश जो लिखेंगे उसमें आपको दिया हुआ है कि जो लेनदार थे उनको पूर्ण भुगतान किया गया है। इसका मतलब लेनदारों को 1,40,000 रुपए की भुगतान किया गया है। क्रेडिटर्स 1,40,000, देबिल 1 लाख के थे उनका भी पूर्ण भुगतान किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो दायित्व थे 2,40,000 रुपए के जो दायित्व थे 2,40,000 रुपए का पेमेंट आपको किया गया है। तो टू कैश क्रेडिटर्स और बीपी 2,40,000। वसूली खाता हम बना रहे हैं यहाँ पर। संपत्तियां ट्रांसफर की, पहला काम आपका। दायित्वों को ट्रांसफर किया, संपत्तियां बेचने की बात की जा रही है। संपत्ति बेचने से कैश आया था, कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, रिलेशन अकाउंट में बाय कैश करके हमने ये संपत्तियां लिखी हैं। दायित्वों का भुगतान किया गया है रिलेशन में टू कैश, क्रेडिटर्स और बीपी। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वसूली खर्चे हुए हैं। वसूली खर्चे आपको दिए हुए हैं कि वसूली खर्चे जो हुए वो 6,000 रुपए हुए हैं। 6,000 रुपए के जो वसूली खर्चे हुए उनको हम दिखाएंगे
उसमें भी भुगतान करने में कैश गया, तो रिलायशन अकाउंट में टू कैश अकाउंट, डेबिट में टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश करके हमने दिखा दिया 6000। ये चीजें वसूली खाते से संबंधित हैं। आप देखेंगे वसूली खाते से जो संबंधित आपकी चीजें लिखने के बाद में आपके टोटल करेंगे हम। वसूली खाता बनाने का उद्देश्य फर्म के समापन के कारण संपत्तियों की वसूली और दायित्वों का भुगतान करने से हमको लाभ हुआ अथवा हानि हुई। वसूली खाते का रिलेशन अकाउंट का डेबिट का योग क्रेडिट के योग से अधिक है। डेबिट का योग अधिक होने पर हानि की स्थिति होगी और वो हानि साझेदारों के पूंजी खाते में लिखी जाएगी। आप देखेंगे डेबिट का अगर मैं योग करता हूं 1,20,000 और 1,80,000, 3,00,000, 6,84,000, 6,90,000, 7,30,000 और 2,09,30,000। डेबिट का जो योग हो रहा है 9,30,000। क्रेडिट में आप देखेंगे 1,40,000 की एक रकम है, 1,00,000 रुपए, 2,40,000 और 6,45,000। 8,85,000 रुपए आपके क्रेडिट का योग है, 9,30,000 रुपए डेबिट में है और क्रेडिट में 8,85,000 रुपए है। 45,000 रुपए का लॉस हुआ। ध्यान दीजिए बच्चों, डेबिट का योग 9,30,000 बैठ रहा है हमारा, क्रेडिट का योग 8,85,000 है। 45,000 रुपए की हानि हुई है और इस 45,000 रुपए की जो हानि हुई है इसको तीनों साझेदार इस हानि को बांटेंगे। तो बाय कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ये जो लॉस है 45,000 रुपए का तीन साझेदारों में, आप देखिए क्वेश्चन में तीनों साझेदारों के नाम दे रखे हैं, दीपक, कपिल और भरत। आप देखेंगे इन तीनों साझेदारों में दीपक, कपिल और भरत, तीन साझेदार हैं। ये इसके लिए हमको लाभ हानि अनुपात दे रखा है 3:2:1। ये 45,000 रुपए की जो हानि है दीपक, कपिल और भरत में 3:2:1 में बांटी जाएगी। हानि के लिए साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, मतलब दीपक के खाते को डेबिट करेंगे, दीपक कैपिटल अकाउंट दिया, कपिल कैपिटल अकाउंट दिया, भरत कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय कैपिटल अकाउंट करके हमने तीनों नाम लिखे। 3:2:1 का तात्पर्य अनुपातों का योग 6 में अपन देखेंगे दीपक का जो हिस्सा है वो 3 है, तो 45,000 रुपए का 3/6 22,500 रुपए की हानि दीपक को भुगतनी है। दो बटा 6 की बात करूंगा मैं आपसे, 45,000 का 2/6 से जब आप निकालेंगे तो 15,000 रुपए की हानि कपिल को होगी। 45,000 का 1/6 से आप निकालेंगे तो 45,000 का 1/6 से जो निकलेगा 7,500। कुल मिलाकर के 45,000 की हानि होगी और दोनों तरफ का टोटल 9,20,000 दिखाएगा। देखिए ये रिलेशन अकाउंट
संपत्तियां ट्रांसफर करनी होंगी, दायित्वों को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। उसके बाद में संपत्तियां वसूली हुई बाई कैश करके हमने दिखाया। दायित्वों का भुगतान करने की बात की गई, भुगतान करने में कैश जा रहा है तो रिलेशन अकाउंट में टू कैश क्रेडिटर्स ऑफ बीपी। वसूली खर्चे का भुगतान करने में भी आपके कैश जा रहा है फर्म की ओर से चुका रहे हैं तो टू कैश एक्सपेंसिव दिखाया हमने 6000 रुपए। डेबिट का टोटल ज्यादा है, लॉस 45,000 के लॉस को हमने बांट दिया 22,500, 15,000 और 7,500। कौन सा खाता तैयार हो गया हमारा? रिलायंस अकाउंट। वसूली रिलायंस अकाउंट बनाने के बाद में आप साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करेंगे। हेडिंग डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ऊपर हेडिंग डालिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर दीपक, कपिल और भरत। ऊपर हमने हेडिंग डाल दिया साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर दीपक, कपिल और भरत। दीपक, कपिल, भरत। ये कॉलम डेबिट साइड के लिए है। पर्टिकुलर इसी प्रकार क्रेडिट साइड के लिए आप कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर दीपक, कपिल और भरत। ये क्रेडिट साइड। बच्चों ध्यान दें, साझेदारों के पूंजी खाते बनाते समय पर्टिकुलर जितने साझेदार हैं दीपक, कपिल और भरत। इसी तरह क्रेडिट साइड के लिए पर्टिकुलर मैंने शॉर्ट में लिख दिए दीपक, कपिल और भरत। ये क्रेडिट साइड के लिए। जब भी आप पूंजी खाता बनाएंगे, पूंजी खातों के शेष आपको सबसे पहले लिखने हैं। पूंजी खातों के शेष आपके क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई है। क्या दी हुई है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में पूंजी खातों के शेष आपको दे रखे हैं। ध्यान दीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप देखिए दीपक और कपिल का शेष दे रखा है 2,64,000 और 1,56,000। दायित्व में दे रखा है मतलब क्रेडिट शेष है बाई बैलेंस बीडी 2,64,000 और 1,56,000 बाई बैलेंस शीट। 2,64,000 और 1,56,000 क्रेडिट शेष है। दायित्वों का क्रेडिट शेष होता है। इस तरह दीपक और कपिल का जो पूंजी खाते का शेष है वो क्रेडिट शेष है तो बाई बैलेंस बीडी करके हमने दिखाया। लेकिन हम देखेंगे कि भारत का जो पूंजी खाते का शेष है वो संपत्ति की ओर दे रखा है। संपत्ति की ओर दे रखा है मतलब डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है तो आप उसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी। आप देखिए बैलेंस शीट की तरफ ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में भारत का जो पूंजी खाते का शेष दे रखा है वो 24,000 रुपए दे रखा है। ध्यान दें जब भी पूंजी खाता बनाया जाएगा पूंजी खातों के शेष सबसे पहले लिखे जाएंगे। दीपक और कपिल का शेष दायित्व की ओर दिया हुआ था, क्रेडिट शेष था तो
बाई बैलेंस शीट करके मैंने आपको दिखाया। भारत का शेष संपत्ति की ओर दिया हुआ है, इसका तात्पर्य डेबिट शेष है, और डेबिट शेष है इसका टू बैलेंस बीटी 24। अभी आपने वसूली खाता तैयार किया और वसूली खाते में देखा था कि वसूली खाते से हानि ज्ञात नहीं थी, और हानि ज्ञात नहीं थी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। 45,000 की हानि हमने जब 3 2 1 में बांटी थी तो 22,500, 15,000 और 7,500। 45,000 रुपए की हानि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हानि के लिए पूंजी खाते डेबिट किए गए थे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। तो आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में टू रियलाइजेशन लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको साफ लिखा हुआ है ये जो तीनों साझेदार थे उसमें से भरत दिवालिया घोषित किया। भरत का समापन तो हुआ ही हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि साझेदार भरत दिवालिया हो गया, और भरत जब दिवालिया हो गया उसकी हानि की पूर्ति शेष साझेदार करेंगे। भरत दिवालिया हुआ और भरत की हानि की पूर्ति कौन करेंगे? शेष साझेदार करेंगे। आपको लिखा हुआ है कि भरत दिवालिया हो गया और उसकी जायदाद से, उसकी संपत्तियों से 5100 रुपए वसूल हुए हैं। इसका मतलब भरत 5100 रुपए लेकर के आया फर्म को, कैश अकाउंट दिया टू भरत, तो भरत के खाते में बाई कैश 5100। तो बैलेंस शीट दिखा दिया, लॉस आ गया, भरत दिवालिया हो गया और बाई कैश 5100 रुपए भरत लेकर के आया है, तो बाई कैश अकाउंट हमने भरत के खाते में 5100 रुपए दिखा दिया। इसके अलावा आप देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 54,000 की रकम दे रखा है। सामान्य संचय अवितरित लाभ है जो साझेदारों के खाते में अभी तक जमा नहीं हुआ है, उस लाभ को हम साझेदारों के खाते में जमा करेंगे। जनरल रिजर्व लायबिलिटी में दिया हुआ है, क्रेडिट शेष होता है, डेबिट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई जनरल रिजर्व ये 54,000 रुपए की रकम वो 3 2 1 में बांटी जाएगी। 3/6 आप निकालेंगे 54,000 का तो 27,000, 2/6 निकालेंगे 18,000 और 9। 54,000 रुपए के लाभ को 3/6, 2/6 और 1/6, 27,000, 18,000 और 9। इसी तरह आप देखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लाभ हानि खाते का शेष भी आपको दिया हुआ है। 18,000 रुपए का लाभ हानि खाते का शेष दे रखा है। उस 18,000 रुपए के लाभ हानि खाते के शेष को भी साझेदारों के पूंजी खाते में जमा करेंगे, तो बाई P&L अकाउंट 18,000 रुपए का 3/6, 18,000 का जो लाभ दिया हुआ है लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष, इसको 3/6 से जब आप निकालोगे तो ये रकम जो निकलेगी 9,000। 18,000 का 2/6 निकालेंगे तो 18,000 का 2/6 जब निकालेंगे तो 6,000।
1/6 सा निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगी। अब देखिए भरत दिवालिया हुआ है फर्म का समापन में। भरत का हमें साफ देखिए जो भी साझेदार दिवालिया होगा उसका डेबिट शेष अधिक और उसकी पूर्ति शेष साहूकार साझेदार करेंगे। इसका मतलब भरत की हानि की पूर्ति यहाँ पर दीपक और कपिल के द्वारा की जाएगी। मैं अगर यहाँ देखता हूँ कि भरत के डेबिट में आप देखिए 24,000 और 7,500 31,500 रुपए डेबिट में आ रहे हैं। डेबिट में भरत के कितनी अमाउंट हुई 31,500। क्रेडिट में आप देखिए 3,000 और 9 12,000 और 5,100 17,100। कहने का तात्पर्य भरत 14,400 रुपए से दिवालिया हुआ है। कोई कहे कि 14,400 रुपए की अमाउंट कहां से आई, कैसे निकली? भरत का हिसाब देख रहे हैं तो क्वेश्चन में भरत दिवालिया घोषित किया गया है। भरत का डेबिट शेष 31,500 हो रहा है, क्रेडिट का शेष 17,100 रुपए है। 14,400 रुपए से भरत का डेबिट शेष अभी भी अधिक है। 14,400 रुपए की हानि की पूर्ति शेष साझेदार करेंगे। तो 14,400 रुपए की जो हानि की पूर्ति करेंगे इसके लिए जो आप एंट्री बनाएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिए। रिमेनिंग का मतलब दीपक दिया है, दीपक पूर्ति करेगा, दीपक से पैसे लेने फर्म को। कपिल पूर्ति करेगा, कपिल को डेबिट करेंगे हम। दीपक का खाता डेबिट होगा, कपिल का खाता डेबिट होगा। और जो साझेदार इंसॉल्वेंट पार्टनर टू भरत, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, तो उनसे रुपए लेने हैं, डेबिट कर रहे हैं हम। दीपक को डेबिट कर रहे हैं, कपिल को डेबिट कर रहे हैं। और जो साझेदार दिवालिया हुआ है इंसॉल्वेंट पार्टनर जिसको हम कहते हैं दिवालिया साझेदार भरत है, उसका खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो भरत 14,400 रुपए से दिवालिया हुआ है। इस 14,400 रुपए की पूर्ति शेष साझेदार करेंगे। अब देखें गार्डनर बनाम मर्रे जो मुकदमा हुआ था उसमें न्यायालय ने एक ही बात कही थी, न्यायालय ने एक ही निर्णय दिया था कि दिवालिया साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदार पूंजी अनुपात में करेंगे। यहां मैं पूंजी अनुपात देख रहा हूं, पूंजी दीपक की पूंजी 2,64,000, कपिल की पूंजी 1,56,000। लेकिन हम देख रहे हैं बाई बैलेंस विधि के बाद ये जो जनरल रिजर्व दे रखा है और पी&एल अकाउंट का जो शेष है, जो एकत्रित लाभ है, ये भी पूंजी का हिस्सा है। पूंजी में सामान्य संचय और लाभ जोड़ने के बाद जो पूंजी ज्ञात होगी 2,64,000 में जनरल रिजर्व 27,000 और प्लस पी&एल अकाउंट का 9,000 का शेष। कहने का तात्पर्य 2,64,000 में 37,000 जब जोड़ेंगे तो दीपक की पूंजी 2,64,000 ना मान करके 3 लाख मानी जाएगी। दीपक की पूंजी कितनी होगी 3 लाख। कपिल की पूंजी की अगर मैं बात करता हूं 1,80,000 है, 1,56,000, 18,000 जनरल रिजर्व के जोड़ेंगे आप और पी&एल अकाउंट के आपके 6,000 रुपए आप जोड़ेंगे 1,80,000। इसका जब हम अनुपात निकालेंगे 4 0 से 4 0 कट गए, 6 5 30 और 6 × 3 है 5:3 में, जो कि दीपक और कपिल का पूंजी अनुपात काम में लिया जाएगा। 14,400 रुपए की जो हानि की पूर्ति की जाएगी 5:3 में की जाएगी। 14,400 का 5/8 हिस्सा 9,000 रुपए की पूर्ति
दीपक के द्वारा की जाएगी 3/8 हिस्सा जब आप निकालेंगे तो 5,400 रुपए। तो दीपक दिया, दीपक का खाता जो डेबिट किया जाएगा वो 9,000 रुपए से डेबिट किया जाएगा। कपिल का खाता 5,400 से डेबिट किया जाएगा और टू भरत 14,400। ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में दोनों तरफ प्रभावित है। पार्टनर्स कैपिटल में दीपक और कपिल के खाते में तो हम टू भरत लिखेंगे, टू भरत कैपिटल अमाउंट, और इसकी अमाउंट 9,000 और 5,400। इस एंट्री को जब हम क्रेडिट में दिखाएंगे भरत के खाते में तो बाई दीपक और बाई कपिल लिखेंगे। तो बाई दीपक कैपिटल अकाउंट, बाई दीपक कैपिटल अकाउंट और बाई कपिल्स कैपिटल। भरत के खाते में दोनों रकम आएंगी 9,000 और 5,400। 14,400 रुपए से भरत दिवालिया हुआ था। 14,400 रुपए भरत के खाते में जमा हो गए। आए किसके खातों से रकम? दीपक और कपिल के खातों से, और भरत के खाते में रकम जमा हुई। तो आप देखेंगे भरत का जो टोटल है दोनों तरफ का डेबिट का टोटल 31,528 पहले से, और क्रेडिट में भी 31,500 रुपए हो गए। ये हिसाब किसका हुआ? 31,500 डेबिट का टोटल था। क्रेडिट में ये रकम कम थी, 14,400 रुपए से भरत दिवालिया हुआ था। भरत के खाते में 14,400 रुपए पूंजी अनुपात में, पूंजी अनुपात का मतलब यहाँ पर 5:3, इसमें जब बांटा तो 5:3 में तो 9,000 और 5,400 रुपए इसके खाते में आपके जमा हो गए। अब हम दीपक और कपिल का हिसाब देखेंगे। दीपक और कपिल का हिसाब जब हम देखेंगे, दीपक का क्रेडिट का टोटल आप देखिए 3 लाख हो रहा है, 36,000 और 2,64,000, 3 लाख। रुपए में से 22,500 और 9,000, 31,500 रुपए जब घटाएंगे तो टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट करेंगे। हम फर्म का समापन हो रहा है, बैलेंस से बंद नहीं करेंगे। तो टू कैश अकाउंट साझेदारों को भुगतान किया जा रहा है, और साझेदारों को जो भुगतान किया जा रहा है तो डेबिट में टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट 3 लाख रुपए में से जब हम 31,500 घटाएंगे तो जो रकम निकलेगी 2,68,500 रुपए का पेमेंट किया जाएगा। तो डेबिट में टू कैश अकाउंट 2,68,500 रुपए। कपिल का हिसाब देखिए आप, 1,56,000 और 24,000, 1,80,000 टोटल हो रहा है क्रेडिट का। 1,80,000, 1,80,000 में से आप जब 20,400 रुपए घटाएंगे 1,80,000 में से तो टू कैश अकाउंट आप जो दिखाएंगे अमाउंट, टू कैश अकाउंट 1,59,600 रुपए। ये पूंजी खाते का दीपक का क्रेडिट का टोटल 3 लाख हो रहा है। डेबिट में 31,500 की रकम आई है। फर्म की ओर से दीपक को टू कैश 2,68,500 का पेमेंट किया जाएगा। तो टू कैश अकाउंट 2,68,500 का पेमेंट तो दीपक को करेंगे, और 1,59,600 रुपए का पेमेंट
कपिल को किया गया है। बच्चों ये ध्यान दीजिए, पूंजी खाता जो हम बनाया, बैलेंस लिखा, जनरल देयर ऑफ पी&एल अकाउंट उनके खातों में जमा कर दिया। दिवालिया साझेदार कैश लेके आ रहा है तो भाई कैश अकाउंट दिखाया हमने। रिलायंस का लॉस दिखाया था डेबिट में। भरत 14,400 से दिवालिया हुआ था तो उसकी एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स की हमने। दिवालिया साझेदार का टोटल अपने आप बराबर हो जाएगा इसके बाद जब शेष साझेदार पूर्ति कर देंगे तो ये अंतिम भुगतान शेष साझेदारों को किए गए। तो ये इस तरह आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके तैयार हो जाएगा। सबसे लास्ट में आप रोकड़ खाता तैयार करेंगे। कौन सा खाता तैयार करेंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे हम। रोकड़ खाता कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो बनाया जाएगा, कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। कैश अकाउंट जो बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले रोकड़ का शेष दिखाएंगे। आप देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश दिया हुआ है और कैश जो दिया हुआ है आपको 24,000 रुपए की अमाउंट दे रखी है। तो डेबिट में टू बैलेंस, संपत्तियों का डेबिट शेष होता है हमेशा, तो टू बैलेंस बीडी 24,000। कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 24,000 रुपए दिखाएंगे। टू बैलेंस बीडी लिखने के बाद अब देखिए आपके सामने रिलेशन अकाउंट बना हुआ है और रिलेशन अकाउंट जो बना हुआ है उसमें डेबिट में टू कैश आए थे, लेनदारों को और देय का आपने भुगतान किया था। रिलेशन में टू कैश एंट्री आई थी तो कैश अकाउंट में उसको बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी 2,40,000 का पेमेंट किया गया था लेनदारों को और देय का मिला करके। अब देखिए रिलेशन में टू कैश समापन के खर्चे भी हुए थे तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज कितनी अमाउंट दी हुई है? 6,000। रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश जो भुगतान किए गए थे दायित्वों का और खर्चों का कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन करके दिखा दी। आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखिए बाई कैश अकाउंट आया था, संपत्तियों से वसूली हुई थी और संपत्तियों से जो वसूली हुई थी कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स। आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6,45,000 संपत्तियों से वसूल हुए थे तो 6,45,000 रुपए कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके आ गए। इसके अलावा आप देखिए साझेदार भरत दिवालिया हुआ था और साझेदार जो भरत दिवालिया हुआ था उससे 5,100 रुपए वसूल हुए थे, 5,100 रुपए प्राप्त हुए थे। कैश अकाउंट में प्राप्तियां डेबिट साइड में तो टू भरत कैपिटल अकाउंट 5,100। इसके अलावा आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया गया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भुगतान किए गए थे तो भुगतान किए गए थे दीपक और कपिल को। तो पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश एंट्री आई थी तो कैश अकाउंट में बाई दीपक कैपिटल अकाउंट और बाई कपिल्स कैपिटल अकाउंट। दीपक को 2,68,500 का पेमेंट किया गया था तो 2,68,500
और कपिल को 1,59,600 का पेमेंट किया गया था, 1,59,600 रुपए, ये हम दिखाएंगे। इसके बाद रोकड़ खाते का टोटल आपके किया जाएगा, और रोकड़ खाते का जो टोटल किया जाएगा, आप देखिए दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर 6,45,000 और 5,000 6,50,000 और 24,000 6,74,000 6,74,100 रुपए। ये टोटल हमारा क्रेडिट का होना चाहिए, 500 और 600 1100। 10 18 से 24, 2 5 7 6 13 और 4 17, 6,74,100। तो क्रेडिट का भी योग आपके 6,74,100 रुपए का आपके टोटल होगा। रोकड़ खाता दोनों तरफ का टोटल 6,74,100 रुपए आपके होगा। कैश अकाउंट की शुरुआत कैश के बैलेंस से करनी है, आपको प्रारंभिक शेष से करनी है। डेबिट शेष है टू बैलेंस बीडी। रोकड़ खाते के डेबिट में प्राप्तियां आएंगी, और जो प्राप्तियां आएंगी संपत्तियों से वसूली हुई थी। कैश अकाउंट में टू रिलाइजेशन 6,45,000 रुपए संपत्तियों से वसूली हुई थी, तो कैश अकाउंट में टू रिलाइजेशन दिखाया था। कैश अकाउंट में टू भरत लिखा था, तो डेबिट में टू भरत लिख दिया हमने 400 रुपए। भुगतान किए गए थे 2,40,000 का, तो पेमेंट एक किया गया था आपके दायित्वों का। क्रेडिटर्स और बीपी मिलाकर के 2,40,000 का पेमेंट हुआ था। तो कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000 और 1,00,000 मिलाकर के 2,40,000 का पेमेंट आपके हुआ था। समापन के खर्चे चुकाने में भी कैश गया था हमारे पास, और कैश भुगतान करने में कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, तो ये एक्सपेंसेस साझेदार को अंतिम भुगतान किए गए थे, तो बाय दीपक और बाय कपिल। तो इस तरह आपके दोनों तरफ का जो टोटल है वो 6,74,100 रुपए होगा। ये रोकड़ खाता सबसे अंत में बनेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 3 खाते तैयार हुए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इस पर जाकर के हमारा क्वेश्चन आपके समाप्त होता है, पूरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट होगा। आप 178 पेज नंबर पर 178 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वसूली खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, और आपके कैश अकाउंट तैयार करना है। ये चीजें आपको तैयार करनी है, फर्म का समापन आपके होगा, तो ये चीजें आपको दिखानी है। Thank you very much.